नमस्कार दोस्तों, मैं भवानी सिंह आपके मध्य पुनः उपस्थित हूँ इस नई क्लास के साथ, जिसमें हम अध्ययन कर रहे थे भूगोल का समग्र अध्ययन। और दोस्तों, भूगोल के अध्ययन के अंतर्गत हमने भूगोल की उत्पत्ति को समझ लिया था। ज्योग्राफी शब्द किन किन शब्दों से मिलकर बना, ज्योग्राफी के जनक कौन हैं, ज्योग्राफी की शाखाएँ कौन कौन सी हैं, मुख्य शाखाएँ। और आज हम उन्हीं शाखाओं के संदर्भ में आगे बढ़ते हुए चर्चा करेंगे भूगोल की शाखाओं की। हमने उस दिन जिक्र किया था भूगोल की दो शाखाओं का। दोस्तों, दो मुख्य शाखाएं हैं भूगोल की। पहली है भौतिक भूगोल, फिजिकल जियोग्राफी, भौतिक भूगोल, फिजिकल जियोग्राफी। और दूसरी है मित्रों मानव भूगोल, मानव भूगोल, ह्यूमन जियोग्राफी। दोस्तों, भौतिक भूगोल का जनक पोसिडोनियस को माना जाता है। पोसिडोनियस, फादर ऑफ फिजिकल जियोग्राफी, पोसिडोनियस। और मानव भूगोल के जनक है फ्रेडरिक रेटजेल। दोस्तों, आपसे एक निवेदन है कि आप जब क्लास प्रारंभ हो तो आप रजिस्टर और पेन लेकर के साथ में बैठे, ताकि मैं जो आपको यहाँ बोर्ड पर समझा रहा हूँ उसको आप नोट करते चलें। हो सकता है लाइव क्लासेस में आप इसको नोट नहीं कर पाए, तो आप बाद में वीडियो को देख करके, रिकॉर्डेड वीडियो को देख करके उसमें से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। वो आपकी समझदारी की बात है, आप कैसे यूज़ करते हैं। क्लास ना करा नहीं जानी चाहिए। तो जुड़ जाइए दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा, जितने ज़्यादा दोस्तों को शेयर कर सकते हैं वीडियो को शेयर कीजिए। पसंद आ रहा हो तो लाइक कीजिए और कमेंट्स ज़रूर करें। चैनल को सब्सक्राइब तो करना ही है आपको। भौतिक भूगोल का जनक पोसिडोनियस को माना जाता है, मानव भूगोल का जनक फ्रेडरिक रेटजेल को माना जाता है। मित्रों, यहाँ तक भूगोल की दो मुख्य शाखाएं हैं। अब इनकी विभिन्न शाखाएं होती है 20वीं शताब्दी में जाकर के। 1950 के पश्चात बहुत सारी शाखाएं बन जाती है, जिनका हम अध्ययन आज शुरू करेंगे। भौतिक भूगोल का अध्ययन करेंगे हम। भौतिक भूगोल का जनक पोसिडोनियस को माना जाता है। और भौतिक भूगोल के अंतर्गत पृथ्वी की विभिन्न स्थितियों का वर्णन किया जाता है, विभिन्न क्रियाओं का वर्णन किया जाता है, यानी प्रकृति का संपूर्ण अध्ययन किया जाता है भौतिक भूगोल में। केवल प्रकृति का अध्ययन, ओनली नेचर। लेकिन मानव भूगोल में क्या होता है, मानव भूगोल में प्रकृति और मानव के बीच जो इंटर रिलेशंस होते हैं, अंतर क्रियाएँ होती है, उन सब का अध्ययन करते हैं। जैसे चाहे वो आखेट करना हो, शिकार करना, या फिर आप कृषि करना हो, चाहे खनन करना हो, चाहे वनोपज संग्रह करना हो, चाहे लकड़ी का कोई भी क्रिया हो, व्यापार हो, वाणिज्य हो, परिवहन हो, संचार हो, सारी की सारी क्रियाएं मानव भूगोल के अंतर्गत शामिल की जाती है। दोस्तों, हम भौतिक भूगोल का विषय का चर्चा ज़्यादा करेंगे, पहले करेंगे। और भौतिक भूगोल की मुख्य शाखाओं की आज हम चर्चा करेंगे। मुख्य शाखाओं के बाद में कौन सी शाखा हमारे लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, उस शाखा को हम सबसे पहले पढ़ेंगे। देखिए दोस्तों, मित्रों, आप वीडियो देख रहे हैं, साथ साथ हमारे टेलीग्राम चैनल को भी सब्सक्राइब करें, और जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। फेसबुक पेज का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। यूट्यूब चैनल का लिंक भी सब्सक्रिप्शन में दिया हुआ है, वो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, ताकि आपको वहाँ हर वीडियो की अपडेट मिल सके और नोट्स आदि की PDF वगैरह भी आपको उपलब्ध हो सके। दोस्तों, भौतिक भूगोल, फिजिकल ज्योग्राफी। भौतिक भूगोल की मुख्य शाखाएं कौन कौन सी हैं? भौतिक भूगोल का जनक मैं पहले आपको बता चुका हूं, पोसिडोनियस है। और भौतिक भूगोल की मुख्य शाखाएं कौन कौन सी हैं? पहली है भूगणितीय भूगोल, भूगणित। दूसरी है भूभौतिकी, भौतिकी। तीसरी है आपकी भूभौतिकी के साथ में खगोलीय विज्ञान, खगोलीय विज्ञान। खगोलीय विज्ञान के बाद में जलवायु विज्ञान, जलवायु विज्ञान।
जलवायु विज्ञान के बाद में भू आकृति विज्ञान, जियोमॉर्फोलॉजी। फिर उसके बाद में आपकी समुद्री विज्ञान या महासागरीय विज्ञान। इसके बाद में आपकी जियो फिजिक्स हो गई, जियोडेसी हो गई, खगोल विज्ञान एस्ट्रोनॉमिकल साइंस हो गया, क्लाइमेटोलॉजी हो गई, जियोमॉर्फोलॉजी हो गई, ओशियनोग्राफी हो गई। इसके पास में आती है आपकी जंतु विज्ञान। जंतु विज्ञान, जंतु विज्ञान के बाद में आती है दोस्तों मृदा विज्ञान। मृदा विज्ञान के पश्चात हम इसमें और जोड़ सकते हैं जो शाखाएं मुख्य हैं उनके अंतर्गत मृदा विज्ञान के बाद में चिकित्सा विज्ञान, चिकित्सा भूगोल, मेडिकल ज्योग्राफी, चिकित्सा भूगोल। चिकित्सा भूगोल के बाद में और आप यहाँ इंक्लूड कर सकते हैं पर्यावरण भूगोल, पर्यावरण भूगोल, एनवायरनमेंट ज्योग्राफी। पर्यावरण भूगोल के पश्चात भी आप और यहाँ अन्य शाखा का जिक्र कर सकते हैं जिसका नाम है मृदा विज्ञान हो गया, चिकित्सा भूगोल हो गया, पर्यावरण भूगोल हो गया, हिमनद भूगोल, हिमनद भूगोल, ये हो गया आपकी ग्लेशियर साइंस। हिमनद भूगोल के पश्चात आप और भी चर्चा करें तो जीव विज्ञान या जीव भूगोल, बायोजियोग्राफी। तो दोस्तों ये है आपकी भौतिक भूगोल की मुख्य शाखाएं। इनका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, फिर हम इनका जिक्र करेंगे। दोस्तों सबसे पहले हम भूगणित की बात करते हैं। भूगणित के अंतर्गत अध्ययन शामिल किया जाता है पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित, कि पृथ्वी की उत्पत्ति कैसे हुई है, किन किन कालखंडों में हुई है, ये भूगणित के अंतर्गत आता है, जियो मैट्रिक्स के अंदर। फिर भूभौतिकी, जियो फिजिक्स के अंतर्गत हम शामिल करते हैं पृथ्वी के अंतर्गत जो संरचना या चट्टानें निर्मित है, पृथ्वी की जो बनावट है वो जियोडेसी के अंतर्गत आएगी। तीसरी चिकित्सा भूगोल के अंतर्गत मानव के स्वास्थ्य से संबंधित भूगोल की शाखा का अध्ययन होता है। खगोलीय विज्ञान के अंतर्गत आपके अंतरिक्ष का अध्ययन किया जाता है। पर्यावरण भूगोल के अंतर्गत मानव का यानी मानव का और विभिन्न जीव जंतुओं का अध्ययन किया जाता है जो प्रकृति पर विचरण करते हैं। जलवायु विज्ञान के अंतर्गत जलवायु का अध्ययन किया जाता है जिसके अंतर्गत आपका वायुमंडल भी आता है। भूआकृति विज्ञान के अंतर्गत पृथ्वी की संरचना का अध्ययन किया जाता है। पृथ्वी की सतह पर या पृथ्वी के अंदर पाई जाने वाली विभिन्न प्रकार की संरचनाओं का अध्ययन किया जाता है जिनको आप उच्चावच कहते हैं। महासागरीय विज्ञान के अंतर्गत समुद्रों का अध्ययन किया जाता है। हिमनद भूगोल के अंतर्गत बर्फ का अध्ययन किया जाता है। जीव भूगोल के अंतर्गत विभिन्न जीवों का अध्ययन किया जाता है। जंतु विज्ञान के अंतर्गत वही जंतुओं की प्रजातियों का अध्ययन किया जाता है, विभिन्न जीवों की प्रजातियों का। मृदा विज्ञान के अंतर्गत मृदा का अध्ययन किया जाता है। तो दोस्तों ये तो थी आपकी भौतिक भूगोल की प्रमुख शाखाएं। इनका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा ताकि हम आगे बढ़ें। देखो दोस्तों, आपके जियोमेट्री और ये जियो फिजिक्स जो है ये बहुत कम पूछी जाती है। हमारे सबसे पहला जो टॉपिक आता है, पहली जो शाखा है भौतिक भूगोल की, वो आती है आपकी जियोमॉर्फोलॉजी यानी भू आकृति विज्ञान। जियोमॉर्फोलॉजी, भू आकृति विज्ञान। और भू आकृति विज्ञान के अंतर्गत पृथ्वी पर पाई जाने वाली विभिन्न प्रकार की संरचनाओं का अध्ययन किया जाता है। दोस्तों भू आकृति विज्ञान के जनक अल्बर्ट पेंक माने जाते हैं। भू आकृति विज्ञान
आकृति विज्ञान यानी जियोमॉर्फोलॉजी। जियोमॉर्फोलॉजी भू आकृति विज्ञान। दोस्तों भू आकृति विज्ञान का जनक किसको माना जाता है? जनक अल्बर्ट पेंक। अल्बर्ट ये भू आकृति विज्ञान के जनक है। मैंने बताया आपको अल्बर्ट पेंक महोदय जो जियोमॉर्फोलॉजी के जनक है, भू आकृति विज्ञान के पिता हैं। तो जियोमॉर्फोलॉजी में किसका अध्ययन करते हैं? भू आकृति विज्ञान में किसका अध्ययन करते हैं? भौतिक भूगोल की मुख्य शाखा है। भौतिक भूगोल की मुख्य शाखा भू आकृति विज्ञान के अंतर्गत पृथ्वी के ऊपर पाई जाने वाली विभिन्न प्रकार की संरचनाओं का अध्ययन किया जाता है, आकृतियों का अध्ययन किया जाता है। भू आकृति नाम से उल्लेखित है। भू यानी पृथ्वी, आकृति यानी आकार। तो पृथ्वी पर पाए जाने वाले विभिन्न आकारों का अध्ययन हम भू आकृति विज्ञान में करते हैं। तो दोस्तों अल्बर्ट पेंक महोदय ने पृथ्वी के ऊपर पाई जाने वाली जो आकृतियां हैं, विभिन्न संरचनाएं हैं, विभिन्न आकार है, विभिन्न उच्चावच है, इनको 3 श्रेणियों में विभाजित किया है। कितनी श्रेणियों में विभाजित किया है मित्रों? 3 श्रेणियों में विभाजित किया है। 3 श्रेणियां कौन कौन सी है? 3 श्रेणियां हैं उच्चावचों की श्रेणियां। उच्चावचों की उच्चावचों की श्रेणियां, मेरिट्स ऑफ रिलीफ्स। उच्चावचों की श्रेणियां कितनी बताई है पेंक महोदय ने? 3 श्रेणियां बताई है। ये उच्चावच क्या है साहब? उच्च प्लस आवच, ऊंचा और नीचा, यानी पृथ्वी की सतह के ऊपर जो भी ऊंचा नीचा पाया जाता है वो क्या है? उच्चावच है, जिसको हम क्या कहते हैं? आकृति या संरचना। तो पृथ्वी की सतह पर जो आकृतियां पाई जाती है, संरचनाएं पाई जाती है, विभिन्न प्रकार की बनावटें पाई जाती है, विभिन्न प्रकार के दृश्य आपको दिखाई देते हैं, वो सारे के सारे दृश्य बनावटें, आकृतियां और आकार सारे के सारे क्या कहलाते हैं? उच्चावच कहलाते हैं। इनको अंग्रेजी में रिलीफ्स बोलते हैं, रिलीफ्स। तो उच्चावचों की कितनी श्रेणियां बताई है पेंक महोदय ने? 3 श्रेणियां बताई है। कौन कौन सी श्रेणियां हैं? पहला हम पढ़ेंगे प्रथम श्रेणी के उच्चावच। प्रथम श्रेणी के उच्चावच, फर्स्ट ऑर्डर रिलीफ्स। प्रथम श्रेणी के उच्चावच। दूसरा हम पढ़ेंगे द्वितीय श्रेणी के उच्चावच। द्वितीय श्रेणी के उच्चावच। और तीसरा हम पढ़ेंगे तृतीय श्रेणी के उच्चावच, थर्ड ऑर्डर रिलीफ्स। दोस्तों वीडियो कैसा लग रहा है आप कमेंट सेक्शन में बताते रहिए। अगर कोई समस्या हो आपको वीडियो से संबंधित, पिक्चर क्वालिटी की समस्या हो, आपको स्क्रीनशॉट लेने में परेशानी आ रही हो, इसको समझने में परेशानी आ रही हो, अक्षर स्पष्ट दिखाई नहीं दे रहे हो, किसी भी प्रकार की वॉइस संबंधी समस्या हो, किसी प्रकार की कोई समस्या हो, तो आप कमेंट सेक्शन में दर्ज करें, हम आपको उसका यथावत समाधान उपलब्ध करवाएंगे। दोस्तों पहले उच्चावच प्रथम श्रेणी के उच्चावच, द्वितीय श्रेणी के उच्चावच और तृतीय श्रेणी के उच्चावच। मेरी क्लास आपको हो सकता है शुरुआती 2-3 दिनों में अटपटी सी लगेगी, क्योंकि मैं ज्योग्राफी का आपको शून्य से प्रारंभ करूंगा और कर रहा हूं और पूरा स्पष्टीकरण करूंगा। मैं वादा करता हूं आपसे कि सारी क्लासेस पूरी होने के बाद आप इतने कॉन्फिडेंट होंगे कि हमारी परीक्षा आज ही ले ली जाए, हमारा ज्योग्राफी का कोई क्वेश्चन गलत नहीं होगा, ये मैं वादा करता हूँ आपसे। बाकी पढ़ना तो आपको ही पड़ेगा, डेली लाइव भी चलना पड़ेगा, आपको वीडियो देखना पड़ेगा और इसके स्क्रीनशॉट लेकर के नोट्स भी तैयार करने होंगे। चाहे परीक्षा आप कोई सी भी दें, एनटीपीसी दें, रेलवे की दें, पटवार दें, पुलिस दें, और आप आरपीएससी की कोई सी एग्ज़ाम दें या यूपीएससी की दें या एसएससी की एग्ज़ाम दें, ऐसी कोई एग्ज़ाम नहीं होगी जिसमें आपको जो टॉपिक यहाँ पढ़ाया जा रहा है उस टॉपिक से प्रश्न पूछा जाए और उस पर आपका जवाब नहीं आए। ऐसा हो ही नहीं सकता कभी, क्योंकि पूरा विस्तृत तरीके से हम समझेंगे। अब पढ़ना तो आपको ही पड़ेगा। प्रथम श्रेणी के उच्चावच कौन से होते हैं? तो दोस्तों देखो, हमको रटना नहीं है, सामने लिख दिया, जैसे महाद्वीप व महासागर।
कॉन्टिनेंट्स एंड ओशियंस, महाद्वीप है, महासागर। रटना नहीं है, गड़बड़ हो जाएगा रटने से, समझना है। महाद्वीप महासागर है तो क्यों है भाई? प्रथम श्रेणी के उच्चावचों में इनको ही शामिल क्यों किया गया है? देखिए दोस्तों, इनकी सिंपल सी डेफिनेशन है। प्रथम श्रेणी के उच्चावच, द्वितीय श्रेणी के उच्चावच, तृतीय श्रेणी के उच्चावच, कोई सा उच्चावच हो, प्रथम श्रेणी के उच्चावचों के अंतर्गत उन उच्चावचों को सम्मिलित किया जाता है जो पृथ्वी की उत्पत्ति के समय लगभग आज से 3.5 बिलियन वर्ष पूर्व, बिलियन वर्ष पूर्व यानी लगभग 350 करोड़ साल पहले जब अपनी पृथ्वी की उत्पत्ति हुई थी। किसकी उत्पत्ति हुई थी? पृथ्वी की उत्पत्ति। जब पृथ्वी सूर्य से अलग हुई, ब्रह्मांड में पृथ्वी की उत्पत्ति हुई, तो जब ये आग के गोले के समान, धधकते हुए आग के गोले के समान थी, ऐसा माना जाता है। ये आग का गोला जैसे जैसे ठंडा होता गया तो जो भाग ठंडे होते गए वो नीचे दबते गए, और जो भाग नीचे धंसे, उनके नीचे धंसने के कारण कुछ भाग उनके बीच के ऊंचे उठ गए। देखिए दोस्तों, आपको एक एग्जांपल बताता हूँ। आलू देखा होगा आपने, आलू, पोटैटो जिसको आप अंग्रेजी में बोलते हैं। मित्रों, आलू को जब हम चूल्हे में गाड़ते हैं, गाँव की बात बता रहा हूँ मैं, शहरों में तो कहीं चूल्हे नहीं है गाड़ने के लिए, जो कंडे और लकड़ी से जलता है, वो उस चूल्हे की बात कर रहा हूँ मैं। आलू को जब चूल्हे में गाड़ते हैं, कई बार जब किसानों के बहुत ज़्यादा काम होता है तो किसान क्या करते हैं, सब्जी नहीं बनाते हैं। सब्जी बनाने का काम, सब्जी भी मिल जाए उनको और कम समय में मिल जाए, तो वो क्या करते हैं, जब प्रातःकाल मम्मी उठेगी, कुछ भी काम करेगी, उससे पहले ही 2 आलू निकालेगी और चूल्हे में गाड़ देगी। वो आलू धीरे धीरे उनकी सिकाई हो जाती है। जैसे ही काम से मम्मी फ्री हुई, खाना बनाया और छोटा सा बर्तन आपके चूल्हे के आगे आग निकाल के रखा, उसमें आलू को फोड़ करके तेल में डाल डूल के और बन गई तैयार, चटनी तैयार हो गई साहब। तो उस आलू को मित्रों, कई बार आपने देखा होगा, आलू मम्मी ज़्यादा गाड़ देती थी और 3-4 आलू गाड़ दिए और सब्जी की ज़रूरत पड़ी 2 ही आलू की, 2 आलू रखे हुए रह जाते थे और उन पे हमारी नज़र होती थी। आपने उन आलूओं को देखा होगा, जैसे वो आलू ठंडे होते हैं, आलू जब आपने गाड़ा था गोल था बिल्कुल, और जब सलक उसकी जो थी सतह वो बिल्कुल प्लेन थी, जैसे ही उसको आपने देखा चूल्हे से निकालने के बाद ठंडा हो गया आलू, तो उसकी कुछ भाग तो ऊँचे उठे हुए रहते हैं, कुछ नीचे धंसे हुए रहते हैं। दोस्तों, अल्बर्ट पेंक महोदय ने ये जो पृथ्वी जैसे जैसे ठंडी होती गई तो इसके अंदर की जो ऊष्मा है उसका बहिस्राव होता गया। ऊष्मा जब पृथ्वी के अंदर से बाहर निकलती गई तो कुछ भाग तो ऊंचे उठ गए और जिनकी ऊष्मा संपूर्ण समाप्त हो गई वो नीचे धंस गए। तो पृथ्वी के जो ऊंचे उठे हुए भाग हैं, जो भाग ऊंचे उठे वो तो कहलाते हैं अपनति। क्या कहलाते हैं दोस्तों? अपनति। और एंटीक्लाइन जिसको कहते हैं, और जो भाग नीचे धंस गए उनको कहा गया अभिनति। ये घटना कब घटित हुई? इस अभिनति को कहा जाता है सिंक्लाइन। एंटीक्लाइन और सिंक्लाइन। मैं समझ रहा हूं कि आपको समझ में कम आ रहा है, पुनः सुन लीजिए दोस्तों। पृथ्वी की उत्पत्ति के समय पृथ्वी आग का गोला थी। जैसे जैसे कालांतर में पृथ्वी ठंडी होती गई तो पृथ्वी की अंदर की ऊष्मा का बाहर की तरफ निसरण हुआ। पृथ्वी अंदर से बाहर की तरफ ऊर्जा निकलती गई, ऊर्जा का बहिस्राव करती गई। जैसे जैसे ऊर्जा पृथ्वी के अंदर से बाहर निकलती गई, धीरे धीरे पृथ्वी ठंडी होती गई। आप कोई भी चीज़ ले लीजिए, लोहे की एक रॉड डाल दीजिए चूल्हे में, वो गर्म हो जाएगी, लाल हो जाएगी, तो ठंडा कौन सा भाग होगा? सबसे पहले बाहरी भाग होगा ना। आप कोई भी चीज़ को गर्म करते हैं, सबसे पहले कौन सा भाग ठंडा होता है? उसका बाहर का भाग ठंडा होता है। तो जैसे जैसे पृथ्वी की बाहरी सतह ठंडी होती गई तो ठंडी होने वाली जो सतह है वो नीचे धंसती गई और जो गर्म वाली सतह थी वो थोड़ी ऊंची रह गई। धीरे धीरे वो भी ठंडी हुई, लेकिन ऊर्जा का देखो, पृथ्वी बिल्कुल बंद थी, पैक थी, तो ऊर्जा का बहिस्राव होगा तो जिस भाग की ऊर्जा ज़्यादा निकल जाएगी वो तो जल्दी ठंडा हो जाएगा, और जिसकी नहीं निकले कम निकलेगी वो कम ठंडा होगा। तो जो अभिनति थी, नीचे धसे हुए भाग थे वो अभिनति कहलाए और ऊंचे उठे हुए भाग थे अपनति कहलाए। कालांतर में करोड़ों साल बाद जैसे जैसे पृथ्वी की ऊष्मा का बहिस्राव हुआ तो पृथ्वी के चारों ओर एक गैसीय आवरण या गैसीय गोला बन गया, जिसको आप वायुमंडल कहते हैं, एटमॉस्फेयर। दोस्तों, इस वायुमंडल में वाष्प का संघनन हुआ और जल वाष्प के संघनन से वर्षा हो गई। तो पृथ्वी के ऊपर जो अभिनति वाले भाग थे, गड्ढे थे,
उनमें पानी भर गया और उनमें पानी भरने से विशाल महासागरों की उत्पत्ति हो गई। और जो भाग ऊंचे उठे हुए थे, अपनति थे, वो उनमें पानी जमा नहीं रहा, तो वो क्या बन गए? महाद्वीप बन गए। तो महाद्वीप महासागरों की उत्पत्ति ये है। मित्रों, हमको समझना है, ये याद रखना है, हमको महाद्वीप महासागर कुछ भी याद नहीं रखना, हमको इतना याद रखना है कि प्रथम श्रेणी के उच्चावच कौन कौन से हैं। तो प्रथम श्रेणी के उच्चावच उनको कहा जाता है जिनकी उत्पत्ति अपनति और अभिनतियों के परिणाम स्वरूप हुई है। यानी पृथ्वी के कुछ भागों के ऊंचा उठने और नीचे धंसने से पृथ्वी की उत्पत्ति के समय हुई है ये घटनाएं। पृथ्वी की उत्पत्ति के पश्चात जो भाग अपनति वाले हुए और अभिनति वाले हुए, उनके कारण जो स्थलाकृतियाँ आकृतियाँ बनी, उनको हम प्रथम श्रेणी के उच्चावच कहते हैं। और उस समय दो प्रकार की स्थलाकृतियाँ बनी थी। एक तो बने थे अपनति वाला भाग तो महाद्वीप और अभिनति वाला भाग महासागर। तो प्रथम श्रेणी के उच्चावच कौन कौन से हैं? महाद्वीप और महासागर प्रथम श्रेणी के उच्चावच हैं। अब बात करते हैं द्वितीय श्रेणी का उच्चावच। आपको परिभाषा समझ में आ गई होगी कि पृथ्वी की उत्पत्ति के समय अभिनति और अपनति के परिणाम स्वरूप जिन स्थलाकृतियों की रचना हुई है, उनको हम प्रथम श्रेणी के उच्चावच कहते हैं। और वो कौन कौन से हैं? महाद्वीप और महासागर है। दोस्तों, द्वितीय श्रेणी के उच्चावच के अंतर्गत शामिल करते हैं हम उन स्थलाकृतियों को। देखिए दोस्तों, महाद्वीप बन गए, महासागर बन गए, लेकिन पृथ्वी परिवर्तनशील है, प्रकृति परिवर्तनशील है, प्रतिदिन इसमें परिवर्तन होते रहते, प्रति क्षण परिवर्तन होता है, प्रति घंटे परिवर्तन होता है। अब परिवर्तनशील है तो परिवर्तन तो आएगा, चेंजेस तो आएगा। चेंजेज आएगा तो क्या होगा? द्वितीय श्रेणी के उच्चावच कार्य करेंगे या बनेंगे। यहाँ द्वितीय श्रेणी के उच्चावच कैसे बनते हैं? प्रथम श्रेणी के उच्चावच बन गए, ये अपनी जगह अपना काम कर रहे हैं, कोई समस्या नहीं है। अपनति वाले भाग में अपर्दन हो रहा है, अभिनति वाले भाग में जमा हो रहा है। भाई ऊपर से पानी बह के आएगा, कुछ न कुछ काट के लाएगा, उसको महासागर में जमा कर जाएगा। तो एक तरफ से कटाव हो रहा है, एक तरफ जमा हो रहा है, एक तरफ निक्षेपण हो रहा है, एक तरफ अपर्दन हो रहा है। ये घटनाएं चलेंगी, शाश्वत चलती आ रही हैं शुरू से। द्वितीय श्रेणी के उच्चावच किसे कहते हैं? पृथ्वी के इंटीरियर फोर्सेस के माध्यम से, पृथ्वी के जो अंतर्जात बल है, अंतर्जात बलों के द्वारा निर्मित जो स्थलाकृतियां हैं, वो द्वितीय श्रेणी के उच्चावच कहलाती हैं। दोस्तों, पृथ्वी के बल जो है वो दो प्रकार के हैं। पृथ्वी पर कार्य करने वाले बलों को दो भागों में बांटा गया, अंतर्जात बल और बहिर्जात बल। पृथ्वी के भूगर्भ में जो शक्तियां कार्य करती है, तनाव है, दाब है, ताप है, तो इन घटनाओं के कारण क्या होता है? अंतर्जात बल कार्य करते हैं। और अंतर्जात बल कार्य करते हैं तो दो प्रकार की शक्तियां मुख्य रूप से उत्पन्न होती है। एक तो उत्पन्न होगा क्या? ज्वालामुखी, और एक उत्पन्न होगा भूकंप। और जब ज्वालामुखी और भूकंप उत्पन्न होगा तो ज्वालामुखी से तो विशाल लावा बाहर निकलेगा, जिसके जमा होने से शंक्वाकार पहाड़ियों का निर्माण होगा, विशाल ज्वालामुखी पर्वतों का निर्माण होगा, और आपके मैसा पठारों का भी निर्माण होगा, और लावा पठारों का निर्माण होगा। दोस्तों, ज्वालामुखी से होगा। भूकंप से क्या होगा? अर्थक्वेक से। भूकंप से पृथ्वी में दरार भी आ सकती है, भ्रंशन की क्रिया भी हो सकती है। कोई भाग नीचे धंस सकता है, इससे भ्रंशन हो गया। कोई भाग ऊंचा उठ सकता है, उससे अपदलन हो गया। तो दोस्तों, भूगर्भ की शक्तियां जो है, जिनको आप अंतर्जात बल कहते हैं, तो अंतर्जात बलों के कारण निर्मित स्थलाकृतियां क्या कहलाती है? आपकी द्वितीय श्रेणी के उच्चावच। अब ये द्वितीय श्रेणी के उच्चावच की आकृतियां कौन कौन सी है? अंतर्जात बलों के कारण उत्पन्न होने वाली शक्तियां द्वितीय श्रेणी के उच्चावच कौन कौन सी है? पर्वत, पठार। कौन से पठार? लावा पठार, भ्रंश घाटियां। पर्वत, पठार और घाटियां। कौन सी घाटियां? भ्रंश घाटियां। वी आकार की घाटियां नहीं, यू आकार की घाटियां नहीं। वी आकार की घाटी बनती है नदी अपर्दन से, यू आकार की घाटी बनती है हिमनद अपर्दन से। भ्रंश घाटियां, जो भाग नीचे धंस गया और उस भाग के नीचे धंसने से क्या बना? भ्रंश घाटियां। पर्वत, पर्वत कौन कौन से? ज्वालामुखी पर्वत भी इसके अंतर्गत आएंगे। ज्वालामुखी पर्वत के साथ ब्लॉक पर्वत, जिसको आप ब्लॉक माउंटेन कहते हैं, भ्रंशोत्थ पर्वत हिंदी में कहते हैं, वो भी आएंगे। और तीसरे आपके वलित पर्वत भी आएंगे, जो बैंडेज माउंटेन होते हैं। तो तीनों प्रकार के पर्वत। और पठार केवल कौन से? पठार केवल और केवल लावा पठार जो होते हैं।
वो। तो ये 3 प्रकार की संरचनाएं हो गई द्वितीय श्रेणी के उच्चावच में। तृतीय श्रेणी के उच्चावचों की हम बात करें तो तृतीय श्रेणी के उच्चावचों के अंतर्गत वे स्थलाकृतियां शामिल की जाती है जो बहिर्जात बलों द्वारा निर्मित होती है। पृथ्वी के बाहर जो गति बल कार्य करते हैं। अंतर्जात बल तो आपके 2 प्रकार के होते हैं, एक तो होते हैं आकस्मिक बल और एक होते हैं पटल विरूपणी बल। इनकी चर्चा हम आगामी कक्षाओं में करेंगे वहाँ विस्तार से, यहाँ केवल इनको समझना है। अंतर्जात बल, आकस्मिक बल तो होते हैं ज्वालामुखी और भूकंप, और पटल विरूपणी बल होते हैं जो महाद्वीप और महासागरों का निर्माण करने की भी सामर्थ्य रखते हैं। धीरे धीरे जो कार्य करते हैं वो पटल विरूपणी बल होते हैं, जिनमें आपकी भ्रंशन की क्रियाएं होती है, उत्थान की क्रियाएं होती है, वलित पर्वतों के निर्माण की क्रियाएं होती है। तो ये आपकी आकस्मिक बल थे और वो बल है अंतर्जात बल है। बहिर्जात बलों की हम बात करें तो बहिर्जात बल के अंतर्गत एक ही बल कार्य करता है और उस बल का नाम है अनाच्छादन। मित्रों, अनाच्छादन के अंतर्गत आपकी 3 प्रक्रियाएं शामिल होती है। एक तो होता है अपक्षय, यानी पृथ्वी की सतह पर जो भी संरचनाएं हैं, जो भी चट्टानें हैं, जो भी स्थलाकृतियां हैं, उन स्थलाकृतियों का टूटना, फूटना, विखंडित होना अनाच्छादन कहलाता है। दूसरी है अपर्दन, यानी वो स्थलाकृतियां टूट फूट गई, उनमें कटाव होता है, घर्षण होता है, टूटी है या नहीं है दोनों में ही होता है, उसको कहते हैं अपर्दन। यानी किसी भी प्रकार की स्थलाकृति का क्षय होना कहलाता है अपक्षय, और उसका कटाव होना, कटना कहलाता है अपर्दन। और फिर जब ये कटे फटे पदार्थ जो हैं ये किसी भी माध्यम से, चाहे हिमनद के माध्यम से हो, चाहे नदी जल के माध्यम से हो, चाहे पवन के माध्यम से हो, चाहे महासागरीय तरंगों के माध्यम से हो, या फिर भूगर्भीय जल के माध्यम से हो, किसी भी प्रकार की 5 माध्यमों में से किसी भी माध्यम के द्वारा जब ये अपर्दित और अपक्षयित पदार्थ एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं तो इसको सामूहिक स्थानांतरण कहा जाता है, ग्रुप। अब सामूहिक स्थानांतरण होता है तो इसके पश्चात ये कहीं न कहीं जाकर के क्या करेगा, निक्षेपित हो जाएगा, जमा हो जाएगा। तो ये तीनों चारों घटनाएं जो होती है ये अनाच्छादन के अंतर्गत शामिल की जाती हैं। मित्रों, पृथ्वी की सतह पर सर्वाधिक स्थलाकृतियां तृतीय श्रेणी के उच्चावचों की होती है। क्यों? क्योंकि सारी की सारी स्थलाकृतियां, भाई प्रथम श्रेणी के उच्चावच तो महाद्वीप और महासागर हो गए, द्वितीय श्रेणी के उच्चावच वो हो गए जिनकी उत्पत्ति भूगर्भीय बल के कारण हुई है, अंतर्जात बलों के द्वारा हो गई। लेकिन तृतीय श्रेणी के उच्चावच ये तीनों पे ही दोनों पे ही कार्य करते हैं। महाद्वीप और महासागरों पर भी काम करेंगे, ये अंतर्जात बलों के द्वारा निर्मित स्थलाकृतियों पर भी काम करेंगे, पर्वतों पर भी काम करेंगे, पठार, लावा, घाटियाँ सब पे ये काम करेंगे, महाद्वीप और महासागरों में भी कार्य करेंगे। तो तृतीय श्रेणी के उच्चावच उन उच्चावचों कहते हैं जो बहिर्जात बलों के द्वारा निर्मित होते हैं। अब बहिर्जात बलों में भी 5 माध्यमों से हो रहा है आपका अनाच्छादन। 5 माध्यमों के भी दोनों प्रकार की स्थलाकृतियाँ आएंगी। देखो, नदी जल द्वारा निर्मित स्थलाकृतियों में नदी अपर्दन द्वारा निर्मित स्थलाकृतियाँ और नदी जल के द्वारा निक्षेपण द्वारा निर्मित स्थलाकृतियाँ। तो नदी घाटियाँ जो आपकी, बाढ़कृत मैदान, जलोढ़ मैदान जिसे कहते हैं आप, बाढ़ का मैदान, जलोढ़ मैदान, नदी घाटियाँ, नदीकृत मैदान आ गया। इसके बाद में आपके नदी के अंदर जो बनती है ना आपकी भंवरिकाएँ, जिनसे गड्ढे बन जाते हैं, विभिन्न प्रकार के शंकु बन जाते हैं नदियों के बीच में, द्वीप के जैसी स्थलाकृतियाँ होती है, नदी द्वीप, टापू जिनको आप कहते हैं। फिर नदी के द्वारा निर्मित आपके तटबंध जो होते हैं, यू आकार की घाटियाँ, वी आकार की घाटियाँ, विभिन्न प्रकार की स्थलाकृतियाँ बनती है तृतीय श्रेणी के उच्चावचों में। कहने का तात्पर्य हमको ये याद रखना, उदाहरण याद नहीं रखने, उदाहरण तो अपने आप स्पष्ट हो जाएगा अगर परिभाषा आपको याद है तो। पुनः सुन लीजिए मित्रों, जाने से पहले प्रथम श्रेणी के उच्चावच पृथ्वी की उत्पत्ति के समय अपनति और अवनतियों के द्वारा निर्मित स्थलाकृतियाँ प्रथम श्रेणी के उच्चावच है, जैसे महाद्वीप और महासागर। द्वितीय श्रेणी के उच्चावच पृथ्वी की अंतर्जात बलों के कारण निर्मित स्थलाकृतियाँ, पृथ्वी के अंतर्जात बलों के कारण पृथ्वी की सतह पर जो स्थलाकृतियाँ निर्मित हुई है वो द्वितीय श्रेणी के उच्चावच है, चाहे पर्वत हो, चाहे लावा पठार हो, चाहे भ्रंश घाटियाँ हों। तृतीय श्रेणी के उच्चावच के अंतर्गत बहिर्जात बलों द्वारा निर्मित, यानी अपक्षय, अपर्दन, सामूहिक स्थानांतरण के द्वारा जो स्थलाकृतियाँ निर्मित होती है, चाहे वो बालू का स्तूप हो,
चाहे जालीदार शिला हो, छत्रक शिला हो, यारडांग हो, ज्यूजेन हो, एस्कर हो, ड्रमलिन हो, कुछ भी हो, यू आकारी घाटी हो, वी आकारी घाटी हो, यानी हिमनद के द्वारा, नदी जल के द्वारा, पवन के द्वारा और महासागरीय धाराओं के द्वारा या भूगर्भीय जल के द्वारा, इन 5 माध्यमों से जिस प्रकार की जितने प्रकार की स्थलाकृतियां निर्मित होती है दोस्तों, वो सारी की सारी स्थलाकृतियां तृतीय श्रेणी के उच्चावच है। तो मित्रों, ये तो थी आपकी आज की क्लास। जियोमॉर्फोलॉजी भूआकृति विज्ञान के अंतर्गत हमने उच्चावचों की विभिन्न श्रेणियों को समझा। इनसे पहले हमने भौतिक भूगोल की विभिन्न शाखाओं को समझा। भौतिक भूगोल की विभिन्न शाखाओं में भूआकृति विज्ञान सबसे अहम शाखा है। इसकी कड़ी के अंतर्गत हम प्रथम श्रेणी के उच्चावच, द्वितीय श्रेणी और तृतीय श्रेणी के उच्चावचों का अध्ययन किया। अब हम इनका विस्तार से चर्चा आगामी कक्षा में करेंगे। तो दोस्तों, वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। वीडियो अगर पसंद आए है तो इसको आप लाइक करें, शेयर करें और सब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मित्रों, इसी समय रोज़ मैं आपको मिलूँगा लाइव क्लासेस के माध्यम से, और मैं बहुत जल्द कोशिश कर रहा हूँ कि आपके लिए भारत की भूगोल की क्लासेज भी लेके आऊँ। तो अगले मंडे से पहले आपकी भारत की भूगोलिक क्लासेज चालू हो जाएगी। ये विश्व का भूगोल चल रहा है, भारत की भूगोल की, और कुछ मित्रों की पटवार की परीक्षा भी फरवरी में प्रस्तावित है। उससे पहले राजस्थान पुलिस की परीक्षा है, तो उससे पहले मैं कोशिश करूँगा कि बहुत जल्द सोमवार से पहले ही आपको राजस्थान की ज्योग्राफी की क्लासेज भी आपके लेके आऊँ, राजस्थान के इतिहास की क्लास, यानी कुल मिलाकर के मेरे कहने का मतलब ये है कि आपके सारे कोर्सेज आपको जीके के बिल्कुल विस्तृत तरीके से मिलेंगे। राजस्थान जीके की क्लास में बहुत जल्द प्रारंभ करने वाला हूँ। तो दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को, और लाइक करें, कमेंट्स ज़रूर करें कैसा लगा वीडियो आपको। और आपको फेसबुक पेज, टेलीग्राम चैनल और यूट्यूब चैनल, इन सब की आपको लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दी हुई मिल जाएगी। वहाँ से आप इसको लिंक को देख सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।